जय हिंद दोस्तों। आज हम 2 एंड 3 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 अक्टूबर को हमने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं। ऑल बी, जितने भी ऑप्शन थे सब में बी आ रहा था। ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे प्रीलिम्स बेस, और यह रहा आपका मेंस का क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपका डाउट हो या फिर अपना आंसर आप अपलोड करना चाहते हो, ये जो मैंने दिया हुआ है वो आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हो। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। अब देखो, हम लाइन वाइज नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले लेता हूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट को बाद में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई, डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। अभी देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि शेड्यूल एरिया होता क्या है, 6th शेड्यूल एरिया क्या होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर कितने शेड्यूल दे रखे हैं, तो भाई कहाँ पे लिखे हैं यार, हाँ यहाँ ले, तो 12 शेड्यूल दे रखे हैं। इस 12 में से जो 5th शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल्ड एरिया की, शेड्यूल्ड एरिया। और जो हमारा 6th शेड्यूल है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज की। ओके, अभी देखो 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया की बात करता है। मेन इसका पर्पस क्या होता है कि वहाँ की जो पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है उनका हमें प्रोटेक्शन करना, उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज, उनके जो ट्रेडिशन है वो सब प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उनकी पूरे देश से कुछ अलग नीड होती है। इसलिए हमने उसको पूरा अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है और अलग से एरिया नोटिफाइड किया है। दैट्स इट। अब ये 6 शेड्यूल में कौन आएगा, मतलब कौन से एरिया आएगा उसको कौन डिक्लेयर करता है, तो वही प्रेसिडेंट करते हैं। और क्या खुद ही अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे जो भी वो स्टेट होगा उसके गवर्नर के साथ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 244 के अंदर आता है। ओके, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको हमने ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके रखा है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू हमने करके रखा था? तो बरदोलई कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू हमने किया था। ओके, याद कैसे रखेंगे? देखो, वर्ल्ड फेमस ये ट्रिक है, ठीक है। AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और मैं तो बोलता हूँ ये ट्रिक से ऐसे याद ही नहीं रखता है, हमेशा याद रखता है मैप से। ये देख लीजिए, अगर ये हमारा इंडिया जा रहा है ऐसे, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है सिर्फ। तो ये हमारा जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये ऐसे आएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हमारा। तो देखो, इसमें भाई त्रिपुरा है, मिजोरम है, फिर वही मेघालय है, और जो असम वाला एरिया है वो भी आ जाता है। ओके, तो कौन सा एरिया नहीं आता है सिर्फ वही हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये नहीं आता है भाई, मणिपुर नहीं आता है, नागालैंड नहीं आता है, और अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। तो आपको डिजाइन बनती ही दिख गई ना कि भैया जो ऊपर का एरिया है ना वो नहीं आएगा, और नीचे का जितना भी है वो एरिया आ जाएगा। ये नीचे का एरिया है वो आ जाएगा। दैट्स इट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। मैप से याद रखोगे, भूलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ओके, चलिए, मैंने बता दिया क्या कौन डिक्लेयर करता है। तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। इसमें भी जो गवर्नर होते हैं उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है कि इस स्टेट के अंदर आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हो और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हो। अभी देखो, नाम में ही क्या है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कौन होता है? जो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी वही होता है। देख लेते हैं भाई क्या करते हैं। पहले तो कंसिस्ट क्या करते हैं, कौन कौन होता है इसके अंदर। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगी उसके अंदर 30 मेंबर होंगे। 4 जो होंगे वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा खुद, और जो 26 होंगे वो इलेक्ट होंगे बाकायदा इलेक्शन के थ्रू। ओके, अभी के लिए हमारे पास 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जैसे कि भाई मेघालय है, तो मेघालय के अंदर गारो, खासी, जैंतिया हिल्ड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 3 बोल दिया है ना कि गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये तीनों गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय की है। फिर त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर मिजोरम के अंदर लाई, लोंगताई, मामित, ऐसा कुछ है, ठीक है। और असम के अंदर कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड। ओके, चलो, याद रखने की जरूरत है, अगर रह जाए तो रख लेना, नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है। और भाई रीजनल काउंसिल क्या होती है ऑटोनोमस? तो कोई स्पेसिफिक एरिया होता है ट्राइब का
वो हमने बना दिया, वो रीजनल काउंसिल होगी, दैट्स इट। अभी देखो ये ऑटोनोमस है, ठीक है, तो इनके पास लॉज बनाने के राइट होते हैं, अपने वो लॉज बना सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मैरिज, सोशल कस्टम, इवन ये टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो ये रॉयल्टीज भी मांग सकते हैं कि भाई इतना हमें देना पड़ेगा। ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटोनोमस है। तो क्या इस एरिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम चल रहा होगा? ये जो पंचायती राज एक्सटेंशन हम लेते हैं वो चलता है? वो डेफिनेटली नहीं चलता, ठीक है। देखो यहीं से देख लीजिए एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले तो फिफ्थ शेड्यूल है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जो नॉर्मल हमारे स्टेट्स होते हैं ना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अंदर कुछ हमें ट्राइबल जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ एरिया प्रोटेक्ट करना हो तो वो होगा। और सिक्स शेड्यूल में क्या है, पर्टिकुलर स्टेट ही हमने हटा दिए और उसमें फिर हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना ली अलग से ही, ट्राइबल एरियाज है। ये शेड्यूल एरिया है, ये ट्राइबल एरिया है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी क्या होती है, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, अलग ही बात है। यहाँ पे हमने देख लिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और रीजनल काउंसिल है। पावर क्या होता है भाई, ये तो देखो स्टेट के अंदर ही काम कर रही है, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, देखो एडवाइजरी नाम है इसका, तो ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, तो इसकी पावर लिमिटेड होती है, ठीक है। और जो होती है वो भी मोस्टली एग्जीक्यूटिव होती है, जबकि यहाँ पे सब कुछ तो पावर दे रखा है। लॉ मेकिंग पावर है, जुडिशियल पावर है, और ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रही है। ओके, क्या पीसा एप्लीकेबल होता है? देखो पीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसा पैसा जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया है तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये तो ट्राइबल एरिया ना, सिक्स शेड्यूल वाला, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में फर्क क्या है, कौन डिक्लेयर करता है, क्या उसके पास पावर दिए गए हैं, सब कुछ आपको पता चल गया है, ठीक है। दैट्स इट। अभी मैं तो बताऊंगा आप क्या कीजिए, पॉलिटी से यही चीज पढ़ लीजिए, क्योंकि जो न्यूज करंट में है उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। स्टैटिक से आप ऐसे लिंक करके पढ़ोगे, देर इज वेरी लेस चांसेस कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप गलत कर दोगे। तो पॉलिटी से पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत भैया ने इतना अच्छे से बताया हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बुक अवेलेबल, बुक में रख नहीं सकता हूँ वरना मैं ही पढ़ा देता, बुक रखता तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज भाई नीचे है, नीचे देख लीजिएगा, आर्मी चीफ जनरल कॉशन अगेंस्ट चाइनीज ग्रे जोन वॉरफेयर। अभी देखो ये मैंने पहले भी शायद कवर करवाया हुआ है। ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है भाई? नॉर्मली क्या होती है लड़ाई की, भाई एक दूसरे की फौज सामने आ गई है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, वो नॉर्मल वॉरफेयर है, ठीक है। अब ये ग्रे जोन है, ये अनकन्वेंशनल, इसी को हम कन्वेंशन बोलते हैं। ये नॉर्मल लड़ाई चलती है ना, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल। अभी ग्रे जोन में क्या है कि हम वो सब नहीं करते, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, बल्कि चोरी छुपके से ऐसा काम करना है जिससे सामने वाले का नुकसान हो और सामने वाले को इवन पता भी ना चले, अपना जो दुश्मन है उसको पता भी ना चले। दैट्स इट। हमारे आर्मी चीफ ने वही कहा है कि चाइना जो है वो ग्रे जोन वॉरफेयर ही कर रहा है, मतलब कि चोरी छुपे हमारा नुकसान कर रहा है और हमें पता भी ना चले, वो ध्यान रख रहा है। ये एक्टिविटी कैसी कैसी हो सकती है, समझ लीजिए कि साइबर अटैक करवा दिया। अभी साइबर अटैक में आप कहाँ पकड़ लोगे भाई, किसने करवाया था? चाइना ने हो सकता है करवाया हो। ऐसा बोला जाता है कि जो मुंबई की पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था, थोड़े टाइम पहले हुआ था, 1.5 साल के आसपास हो गया, वो चाइना ने करवाया था। पूरा मुंबई में पावर ग्रिड शट डाउन हो गई थी, वो साइबर अटैक था, चाइना ने शायद करवाया था। तो वही साइबर अटैक हो गया। फिर नॉन स्टेट एक्टर है हमारे यहाँ पे, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं ना, कि इंडिया के सामने जो लड़ता है कि हमें आज़ादी दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर देना, सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, इकोनॉमिकली हमें तोड़ देना, कि कोई सप्लाई की जो हमें बहुत ज़रूरत हो उसको वो रोक देते हैं। या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये बहुत चलता है अभी के लिए। इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलना चाहिए, इसको मिस इन्फॉर्मेशन बोल देना चाहिए, कि इस तरीके की न्यूज़ ये फैलाते हैं जिससे इंडिया का नुकसान हो जाए। जैसे एक मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, चलो किसी का नाम नहीं लेते हैं, बट एक न्यूज़ चैनल है बाहर की, वो इंडिया के ऊपर बहुत सारा फेक न्यूज़ फैलाता है, ठीक है। रिसेंटली वो क्या पोस्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है सबका जेनोसाइड हो रहा है, सबके घर तोड़े जा रहे हैं, सबको मारा जा रहा है। अभी आप खुद बताइए ऑनेस्टी से, क्या ऐसा सही में हो रहा है? हो सकता है कुछ पार्ट में हो रहा हो, बट क्या पूरे इंडिया में यही चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत ही पीसफुली सब साथ में रहते हैं। इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। या फिर ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन कि जो इंडिया है वो अपना बहुत सारा हिस्सा चाइना से ऑलरेडी हार चुका है, बट गवर्नमेंट बता नहीं रही है। तो बहुत कुछ ऐसा करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन जिससे देश में ही आग लग जाए। तो ये सब होते हैं ग्रे वॉर
सॉरी, ग्रे जोन वॉरफेयर, कि आप चोरी छुपे हमला कर रहे हो, इनडायरेक्टली हमला कर रहे हो, डायरेक्टली सामने नहीं आ रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी भाई? तो यूज ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज that falls below the thresholds of traditional warfare. Harm an adversary without then feeling of threaten or realizing that we are under attack. एग्जाम्पल भी दिया है भाई, सलामी स्लाइसिंग ऑफ चाइना। भी देखो, सलामी स्लाइसिंग बहुत अच्छी टर्म है, आप अपने आंसर में भी यूज करो। क्या होता है, आपको पता है ना, चिकन की या फिर मटन की सलामी बनती है, ऐसा कुछ शेप होता है उसका। अभी आप उसको जब बनता हुआ देखोगे ना, वीडियो देख लेना, ये सलामी स्लाइसिंग मैंने तभी पढ़ा था, तभी देखा था। इसको हल्का हल्का ना ऐसे काटा जाता है, धीरे धीरे इसकी स्लाइसिस की जाती है, धीमे धीमे किया जाता है, और फिर पूरा पूरा आखिर में खत्म हो जाता है। बस चाइना भी कुछ इसी तरह से करता है कि इंडिया की जो बॉर्डर पे होता है वो धीरे धीरे एंटर करता जाता है, धीरे धीरे एरिया अपने अंदर लेता जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। भाई एरिया है ये अरुणाचल का, पहले चाइना ने क्या किया, इस इतू से हल्के से एरिया में बस अपना ऑक्यूपेशन लिया और उधर गांव बसा लिया, फिर और आगे इसका एक्सटेंशन करके और गांव बसा लिया। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि ये पूरा एरिया चाइना खा चुका है। इसी को हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस ऑफ चाइना। सेम काइंड ऑफ थिंग चाइना साउथ चाइना सी में भी चल करता है, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट क्या है। 3 आइलैंड है यूजुअली, एक पारासल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड। अभी सब में डिस्प्यूट चलता है, जैसे कि पारासल में डिस्प्यूट है वियतनाम, चाइना और ताइवान का। अभी स्कारबोरो है, उसमें वियतनाम, चाइना, ताइवान +1 फिलीपींस का डिस्प्यूट है। और नीचे वियतनाम, चाइना, ताइवान, फिलीपींस +1 मलेशिया का डिस्प्यूट है, ठीक है। इन शॉर्ट +1 करते जाना है। पहले वियतनाम चाइना था, फिर फिलीपींस ऐड हो गया, फिर मलेशिया ऐड हो गया। पारासल, स्कारबोरो, स्पार्टली, ये पूरा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है। तो उसमें भी चाइना वही करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ओके, अब इसको प्रिफर क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो भाई, ऐसा आप कोई सामने वाला कर रहा है तो आप इंटरनेशनल सपोर्ट तो नहीं मांग सकते ना, कि यार हमारे इनडायरेक्टली वॉर कर रहे हैं। वो बता देंगे कि नहीं भाई, हम तो कर ही नहीं रहे, हाँ हमने तो कुछ नहीं किया, बात खत्म हो गई। फिर कॉस्ट भी नहीं लगती। कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत कॉस्ट लग सकती है, इसमें कुछ कॉस्ट नहीं है। आप यही देख लीजिए कि रशिया ने क्रीमिया हथिया लिया था जब 2014 में, रशिया को अपनी आर्मी यूज करनी पड़ी, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, एसेट्रा एसेट्रा। जबकि चोरी छुपे किया होता कुछ नहीं होता। बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्रीमिया का बात हटा दीजिए, बट ऐसा होता है, ठीक है। इंडिया के मेजर्स क्या क्या है टैकल करने के लिए ग्रे वॉरफेयर जोन को? सबसे पहले तो हमने सीडीएस बना दिया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो ट्राइलेटरल सर्विस है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को जोड़ दे जो। फिर मॉडर्नाइज किया है हमने अपनी टेक्नोलॉजीज को, वॉर फाइटिंग्स को। उसके लिए भाई हमने आईडेक्स भी बनाया, आईडेक्स हमने कल भी देखा था, ठीक है ना। फिर भाई सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम हमने शुरू किया है, सेल्फ रेंट इंडिया है, स्पेशली उसमें डिफेंस सेक्टर में हम जाते हैं तो हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बनाया है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई इंडिया से ही आप मान लो जो भी आपको डिफेंस का भी चाहिए, दैट्स इट। फिर कॉपरेशन करो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, ये हम किए ही हुए हैं, ठीक है ना। कॉड बनाया है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये कॉड बनाया है हमने। फिर हमने सर्टिन एस्टैब्लिश किया है साइबर सिक्योरिटी के सामने लड़ने के लिए, सर्टिन मेन बॉडी है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना है। फिर फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट हमने लेके आया है, ताकि हम फॉरेन से जो भी फंडिंग आ रहे है उसको कंट्रोल कर पाए, इवन एनजीओ की भी फंडिंग को। आपने वो देखा है ना मूवी सूर्यवंशी, अक्षय कुमार का, उसमें क्या होता है कि जो एक लीडर जो होता है, उस धर्मगुरु, वो एनजीओ ही जैसा कुछ कुछ चला रहा होता है, और फंडिंग कहाँ से आती है? विदेश से आती है, सब टेररिस्ट से आती है। बस इसी को रेगुलेट करने के लिए उसी के जैसा हमने बनाया कि भाई एनजीओ में भी जो फंडिंग आती है ना, उसको हम चेक रखेंगे। वो उसके भी रूल हैं कि सिर्फ एसबीआई में आनी चाहिए, और वो फंडिंग दिल्ली बेस्ड अकाउंट हो वहीं से आनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हटा दीजिए, आपके अभी काम के नहीं है, बट ठीक है, हमने इन शॉर्ट ये किया हुआ है, ठीक है। ग्रे वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर से बचने के लिए। फिर भैया स्वच्छ भारत मिशन ने 10 साल पूरे कर लिए। 2014 में 2 अक्टूबर को ऑन द एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हमने ये लॉन्च किया था। अभी इसको 10 साल क्लियरली कंप्लीट हो चुके हैं। इसके 2 कंपोनेंट है, एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अभी ग्रामीण के अंदर क्या है भाई, तो सबसे पहले हमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज करनी है, और साथ ही साथ इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है।
अभी ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री मतलब कि भाई खुले में कोई शौच ना करे, ठीक है। टॉयलेट मूवी भी आ गया है इसके ऊपर से। मेरे एग्जाम्पल मूवी के इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि मैं मूवी ज्यादा देखता हूँ। बट हाँ, मूवी देख के भी आप कनेक्ट कीजिए कि पढ़ाई आपकी कहाँ से हो रही है, ठीक है। फिर अभी हमारा क्या एम है, इसको और एक स्टेप आगे लेके भाई ओडीएफ से ओडीएफ प्लस बनाना है, ठीक है। फिर इवन इस सिर्फ प्लस नहीं होता, फिर हमारा ओडीएफ प्लस प्लस भी होता है, दो भी होते हैं। तो काम चल रहा है हमारा। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखो ध्यान से याद रखना, क्योंकि क्या होगा, स्वच्छ भारत मिशन है, वहां पे कुछ स्वच्छता वाली मिनिस्ट्री लिखी होगी, आप वो टिक करके आ जाओगे, आपको लगेगा जल शक्ति को पानी की है सिर्फ। तो गलती मत करना, ठीक है। रूरल ग्रामीण एरिया के लिए जल शक्ति है, जबकि अर्बन एरिया के लिए मिनिस्ट्री आती है तो महुआ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके। इनका क्या काम होता है, तो यहाँ पे हमें ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करना है, साथ ही साथ पब्लिक बिहेवियर गार्बेज फ्री बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्रे एंड ब्लैक वाटर मतलब जो सीवेज वाटर होता है, गटर का पानी, उसको ठीक है मैनेज करना, ठीक करना। ओके, अर्बन भी देख लिया, ग्रामीण भी देख लिया। इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं, तो स्वच्छ भारत कोष फंड बनाया है, पैसा बनाया है। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल हम बनाते हैं ना कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा क्लीन है। हमेशा नंबर इसमें आता है इंदौर का, शायद 3 से 4 साल से, 3 या 4 साल से लगातार इंदौर फर्स्ट आ रहा है। फिर लास्ट ईयर शायद सूरत आया था सेकंड नंबर पे। ओके। फिर स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, फिर स्वच्छ विद्यालय अभियान एसेट्रा हमने बनाया हुआ है। ओके। इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं भाई, ये स्वच्छ भारत मिशन लेके आया, क्या हमें फायदा हुआ है। सबसे पहले तो जो इन्फेंट डेथ हो जाती है ना, जो कोई बच्चा जन्म लेता है और तुरंत ही मर जाता है, इन्फेंट डेथ, वो 60,000 से 70,000 तक कम हो गई है, 60,000 70,000 तक कम हो गई है। और वाटर बॉर्न डिजीजेस कम हो गए हैं। वाटर बॉर्न डिजीज क्या होते हैं भाई, जैसे कॉलेरा। कॉलेरा क्यों फैलता है, अगर आपने गंदा पानी या गंदा चीज खाया है तो कॉलेरा हो सकता है, तो वो कम हो गए हैं। फिर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, सस्टेनेबल सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड बाय वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो कि वुमेन का है, वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुए हैं कि भाई ओडीएफ प्लस अगर आप स्टेटस दे रहे हो, ओडीएफ स्टेटस दे रहे हो किसी गांव को, तो उसका मतलब यही है ना कि वहां पे आपने फैसिलिटीज दे दी है, तो इसी के चलते बीमारियां कम होती है, और बीमारियां कम होती है तो उसका पैसा बचता है, आने जाने का पैसा बचता है। तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 जितना ईयरली मेडिकल एंड ट्रैवल कॉस्ट बचता है हाउस होल्ड्स का, जो कि ऑफर ओडीएफ स्टेटस वाले एरियाज में रहते हैं। ओके। चैलेंजेस क्या क्या है, तो लैक ऑफ वाटर सप्लाई, हमारे पास पूरा पानी है ही नहीं। फिर इंडेंजर्ड है ओडीएफ स्टेटस को बरकरार रखना, सस्टेन रखना, कि एक बार तो हो गया ओडीएफ, बट फिर समझ लीजिए कि 10 लोगों का टॉयलेट टूट जाता है कहीं से, तो कैसे ओडीएफ करोगे, फिर से बनाना पड़ेगा आपको। फिर रेमिडिएशन चैलेंजेस ऑफ लेगेसी लैंडफिल। अर्बन एरियाज में आपको पता ही है, दिल्ली मुंबई में इतने बड़े कचरे के ढेर हैं कि आपको दूर से लगेगा कि जैसे पहाड़ है। कोई अनजान को बस आप फोटो भेज दीजिए, वो अनजान को लगेगा कि अच्छा है, ये तो भाई अरवली रेंज लगती है, बाद में पता चलेगा पर भाई ये तो लैंडफिल्स है। तो इसको भी ठीक करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि होता है कि इतने बड़े बड़े कचरे के पहाड़ है ना, ये जब बारिश आती है तो यही कचरा सीप कर जाता है जमीन के अंदर, और फिर घरों के अंदर जब पानी खींचा जाता है तो यही गंदा पानी आपके घर में आएगा और आपको बीमार करेगा। और ये बहुत ही खराब पानी होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही कार्सोजेनिक एलिमेंट होते हैं। बट व्हाट टू डू, इतना सारा कचरा हम ही फैला रहे हैं भाई। अगर हम ठीक कर लें तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। इवन एक क्वेश्चन था, मैं ईयर तो मुझे याद नहीं है, बट जीएस 4 में क्वेश्चन था कि भाई पेट्रोटिज्म सिर्फ वही नहीं होता कि जो बॉर्डर पे जवान अपनी जान गंवा देता है, वो आपको डेली लाइफ में भी बताना पड़ता है। तो वहां पे आप लिखो ना यार, कि आप सिर्फ अपनी एज अ पब्लिक ड्यूटी भी ठीक से करते हो, तो वो भी एक पेट्रोटिज्म हो जाता है कि भाई कचरा मत फैलाइए, आप पानी का होलिस्टिक यूज कीजिए। ओके चलिए। तो ये देखो होता है कि आप हमेशा कनेक्ट करके हर एक चीज रखोगे ना, तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको रेडी होगा। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, क्या हम कर सकते हैं, तो भाई सस्टेन कीजिए ओडीएफ स्टेटस को, इंटीग्रेशन लाइए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, और टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, नॉर्मल सब बातें हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको मेनली बता दूं, मेनली पता है जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, उसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन अगर ठीक से हो गया ना तो मैनेज हम इजीली कर सकते हैं, बट सेग्रीगेशन इज हार्डेस्ट थिंग पूरे वेस्ट मैनेजमेंट में। बाकी सब ठीक है, आप सेग्रीगेट कर दोगे कि ये भाई लोहे का कचरा इधर, प्लास्टिक का इधर, कागज का इधर, तो आप इजीली टेकल कर सकते हो। बट वही हार्ड है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हम अगर कचरा डालते हैं तो क्या हम सेग्रीगेट करके डालते हैं, नहीं डालते हैं, ये सब एक साथ होता है पूरा का पूरा कूड़ा।
अभी एक साथ डाला है, उसको सरकार कैसे मैनेज करेगी? पता ही नहीं चलेगा कि किसको कहाँ डाले, कैसे डाले। तो हमें भी अवेयरनेस अपने एंड से लाने की जरूरत है। अगर हम अवेयर हो गए तो आधा काम इधर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने जानबूझ के टाइम लिया है क्योंकि जो बाकी न्यूज है उसमें दम नहीं है, तो जो ज्यादा अच्छी है उसको मैं थोड़ा ज्यादा डीपली बता दे रहा हूँ। फिर ऑल्सो न्यूज, शॉर्ट न्यूज में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और हाँ भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे व्यू ज्यादा मिले, क्योंकि आप करोगे आपका कुछ नहीं जाता, मेरा व्यू आ जाता। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भाई किसके थ्रू बनती है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बनती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एम क्या होता है कि हमारे देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखनी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, दैट्स इट। अब ये उसको कैसे कंट्रोल में रखता है? तो भाई रेपो रेट को ये कंट्रोल करता है। रेपो रेट क्या होता है, ऊपर से ही बता रहा हूँ वरना वही टॉपिक बन जाएगा। कि बैंक हमें पैसा देती है, ठीक है, ये परसेंट मान लीजिए। इसको कौन पैसा देगा? बैंक देगा, लोन बोन उधार। अभी बैंक के पास पैसा कम हो जाए तो वो उसको कौन देगा? तो उसको देगा आरबीआई। अभी आरबीआई कौन से रेट पे उसे पैसा देगा, मतलब कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? अब बैंक भी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, सेम आरबीआई भी बैंक के पास इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना पैसा देने को, उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट, दैट्स इट। ठीक है, जो आरबीआई बैंक को पैसा देने के वक्त जो इंटरेस्ट रहता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। समझ लीजिए कि रेपो रेट 5% है, तो जो बैंक हमको पैसा देगी वो कितना परसेंट होगा? डेफिनेटली 5 से ज्यादा होगा, तभी तो बैंक पैसा कमा पाएगी। ठीक है ना, वरना तो क्या नुकसान होगा उसका, हमको भी 5 में दिया, खुद ने भी 5 से लिया, तो जीरो, क्या कमाया? तो बैंक कितना रखेगी? बैंक 10 रखेगी। अभी समझ लीजिए कि रेपो रेट घटकर 5 से घटकर 3 हो जाता है, तो ये बैंक भी क्या करेगी? अपना प्रॉफिट 10 से घट मतलब अपना बैंक लोन 10 से घटाकर 5% कर देगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी मार्केट के अंदर पैसा कंट्रोल करते हैं ये लोग कि रेपो रेट घटा दो तो बैंक अपना रेट घटाएगी और पैसा है मार्केट में ज्यादा जाएगा, क्योंकि लोन सस्ता तो और ज्यादा लोग लेने आएंगे। ठीक है ना, कि चलो मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ, दैट्स इट। अगर लोन महंगा तो कोई भी लेने नहीं आएगा, वो बोलेगा अगर ये बहुत महंगा यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। ओके, दैट्स इट। तो इसके थ्रू एमपीसी डिसाइड करती है रेपो रेट कितना रहेगा। ठीक है, एमपीसी के अंदर कौन कौन बैठता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई एमपीसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर एमपीसी को कौन बनाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ओके इसके अंदर कौन कौन रहते हैं? टोटल देखो एमपीसी के अंदर 6 मेंबर रहते हैं। कहाँ पे है? यहाँ पे है। 6 मेंबर रहते हैं। 3 मेंबर होंगे वो आरबीआई के होंगे, और 3 मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, 6 मेंबर 3+3। और इसको हेड कौन करेगा? तो हेड करेगा आरबीआई का गवर्नर, जो भी गवर्नर होंगे वो हेड करेंगे। और ये कितने टाइम के लिए होती है? तो ये 4 years के लिए होती है, 4 साल के लिए इनको बनाया जाता है। ओके, अभी डिसीजन कैसे लिया जाता है? इसके अंदर वोटिंग की जाती है, 6 लोग, 6 के 6 में वोटिंग होगी और वोट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि भाई कौन आएगा। अभी समझ लीजिए वोट टाई हो जाते हैं कि 3 ने बोला कि यस और 3 ने बोला नो, तो फिर गवर्नर के पास दूसरा चांस मिलता है कि भाई आप एक और एक्स्ट्रा वोट दे दो अपना और डिसाइड कर लो कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नर के पास कास्टिंग वोट पावर भी है। ठीक है, कि टाई के वक्त गवर्नर दूसरी बार वोट डाल के कास्टिंग वोट दे सकता है कि कौन सा डिसीजन लिया जाएगा। अभी साथ ही साथ इसकी कोरम क्या होती है? कोरम मतलब 6 मेंबर टोटल है, बट काम करने के लिए कम से कम कितने मेंबर आपके पास होने चाहिए? तो 4 मेंबर होने चाहिए। 4 होंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि देखो 3 तो सिर्फ आरबीआई के हैं और 3 तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो अगर 3 से 4 से कम रख दिए तो ऐसा होगा ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेंबर मिले और डिसीजन ले लिया, काम खत्म। इसलिए 4 मैंडेटरी है कि 4 तो होनी चाहिए कम से कम, एक तो बंदा किसी और का हो। ओके, दैट्स इट फॉर ऑल एमपीसी कमिटी। इसके अंदर यही होता है, इनका काम भी हमने देख लिया, एक्ट भी देख लिया, कौन अपॉइंट करता है वो भी देख लिया, और कास्टिंग बोर्ड भी देख लिया। देखो ये बहुत जरूरी है भाई, ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया था स्पीकर के ऊपर, कि स्पीकर के पास वोटिंग पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। हो सकता है इस बार वो पूछ ले कि आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है या नहीं है, या वो दूसरी बार दे सकते हैं कि नहीं, एक्सेट्रा। फिर नीचे देख लीजिए दादा साहब फाड़के अवार्ड। दादा फाड़के फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए उनके नाम से फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, इट इज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। अभी अभी किनको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, आप इनको जानते ही हो। ये एन्युअली दिया जाता है हर साल, और कौन देता है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल।
इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, ये अवार्ड मिलता है तो इसके अंदर भाई गोल्डन लोटस होता है, फिर 10 लाख रुपए होते हैं और एक शॉल भी होती है। ठीक है, अब तक किन किन को मिल गया है, तो सत्यजीत रे, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वहीदा रहमान, बहुत सारे लोगों को मिला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने 2023 में शायद या 23 में ही शायद अवार्ड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए लिटिल प्रेस्पा लेक। अभी देखो बाल्कन पेनिनसुला के अंदर, हमने कल ही देखा था बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है ना, मेडिटेरियन ओशन के यहाँ पे, ये मेडिटेरियन ओशन है समझ लीजिए, यहाँ पे एक पेनिनसुला पड़ता है बाल्कन पेनिनसुला, हमने कल ही देखा था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके अंदर एक लेक आती है, लेक प्रेस्पा लेक, ठीक है, लेक प्रेस्पा, इधर देखिएगा, ठीक है, लेक प्रेस्पा। इस लेक प्रेस्पा को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रेट लेक प्रेस्पा और दूसरा लिटिल प्रेस्पा लेक। अब ये दोनों की दोनों किसके थ्रू सेपरेट होती है, तो इस्थमस के थ्रू सेपरेट होती है। व्हाट इज इस्थमस, रुकिए एक सेकंड में बताते हैं, पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेक प्रेस्पा दो हिस्सों में बटी है, ग्रेट प्रेस्पा और लिटिल प्रेस्पा। ओके, इसके एरिया में प्रेस्पा नेशनल पार्क भी है और साथ ही साथ रामसर साइट भी है। और कहाँ पे पड़ता है, तो बाल्कन पेनिनसुला के अंदर पड़ता है। ओके, न्यूज में क्यों था, तो भाई ये जो लेक है लिटिल प्रेस्पा, दूसरी वाली अपनी ग्रुप वाली, वो सूख रही है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, विंटर और माइल्ड होते जा रहे हैं और प्रेसिपिटेशन है वो भी बहुत कम हो रहा है। ओके, दैट्स इट। यूज आप क्या कर पाओगे, अगर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप डालिए इसे, कि भाई रिसेंटली हमने देखा कि लिटिल लेक प्रेस्पा भी धीरे धीरे सूखी जा रही है। आप इसको इंट्रो बना सकते हो, आप इसको बॉडी के अंदर डाल सकते हो, डेटा में डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, ऐसी तभी आपको काम आती है। ठीक है, अभी इस्थमस देख लेते हैं, इस्थमस क्या होता है। अभी समझ लीजिए कहाँ पे बना, यहाँ पे, ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है अपना साउथ अमेरिका। अब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती हुई एक पतली सी लाइन है, इसको रुको मैं हल्का सा नीचे ले लेता हूँ। ये पतली सी एक लाइन जोड़ती है, इसी को हम बोलते हैं इस्थमस। कि दो लैंड मास के बीच में कोई छोटा सा लैंड मास, एकदम मतलब पतला सा लैंड मास उसे जोड़ रहा है, तो वो इस्थमस है। और इसके आजू बाजू दोनों बाजू पानी होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब पानी के बीच में दो लैंड मास को कोई एक छोटी सी पतली सी जमीन जोड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे इस्थमस, दैट्स इट। ये मैंने आपको बता दिया पनामा कैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही दो अगर वाटर बॉडी हो, ये दो वाटर बॉडी है, उसको कोई एक छोटी वाटर बॉडी जोड़ रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना, कल भी परसों भी हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, ऑलमोस्ट रोज आता है स्ट्रेट, कि दो बड़ी वाटर बॉडी को कोई स्ट्रेट जोड़ रहा है। जैसे कि ब्लैक सी के अंदर, ये अगर ब्लैक सी है हमारा, ब्लैक सी के अंदर यहाँ पे एक सी ऑफ अजोव है, अजोव, और ये ब्लैक सी, इन दोनों को एक स्ट्रेट जोड़ता है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है मुझे बता दीजिए, मैंने कल परसों ही बताया। ठीक है, इस स्ट्रेट का आप नाम बता दीजिए कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ऊपर देखते हैं, अभी ऊपर नहीं, ये देख लेते हैं, रुकिए। साहिबी रिवर, तो भाई ये रिवर ना बहुत टाइम पहले गुम हो गई थी, मतलब हमें मिल ही नहीं रही थी, कि एकदम सूख गई है। अभी अभी इसके हमें कुछ कुछ ट्रेसेस मिले हैं, किन्होंने ढूंढे हैं, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने ढूंढे हैं। ओके, ये साहिबी रिवर क्या है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और इनको दूसरे दृश्यवती नाम से जाना जाता था। ओके, अब ये कौन से एरिया में पड़ती है, तो राजस्थान के एरिया में ओरिजिनेट होती है और फ्लोज करती है हरियाणा दिल्ली की बाजू। ओके, अभी के लिए तो देखो ये सूखी पड़ी है, इसलिए कुछ कुछ जगह पे ही है, फ्लोज ओनली व्हेन इट रेन्स हैवीली इन कैचमेंट एरिया, और कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी नाले कैनाल वहां पे हमें मिल जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अभी ऊपर देख लेते हैं, ये सब पॉपुलर न्यूज है, उसको बाद में देखेंगे, ऊपर की देख लेते हैं न्यूज। ये देख लिया, हाँ ये देख लीजिए, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉलोज क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड इको मार्क रूल्स। तो भाई जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है, और वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले प्रोडक्ट हैं, इको फ्रेंडली है, तो उनके ऊपर अब एक मार्क लगेगा, वो होगा इको मार्क। ठीक है, इट इज अलाइन विथ अवर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये पीएम मोदी जी ने ही नारा दिया है, लाइफ नारा, तो हमें याद रखना है। ठीक है,
अपने आंसर्स में भी इसे लिखना है कि लाइफ की तरह हमें जीना है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की तरह। ओके, ग्रांटिंग क्राइटेरिया क्या है भाई? आपको इको मार्क कब मिल सकता है? जब आपकी क्वालिटी है वो अच्छी हो और जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हो। किनके थ्रू मिलेगा? तो अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर मिल जाएगा आपको। आप स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया मेट करते होने चाहिए, साथ ही साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना चाहिए, मतलब बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? तो इको मार्क आप सीपीसीबी के थ्रू ले सकते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ले सकते हो। ओके, ड्यूरेशन क्या रहेगा? अगर एक बार लिया है तो 3 साल तक चलेगा। और इसको कौन चेयर करेगा? तो स्टेयरिंग कमेटी होगी हेडेड बाय एनवायरमेंटल सेक्रेटरी। एनवायरमेंटल सेक्रेटरी कौन होंगे? आईएएस होंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका भाई? तो ये अनेबल करेगा कस्टमर को, सब हमें ही पता चलेगा ना कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो इन्फॉर्म परचेस होगा हमारा साथ ही साथ। और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी, प्रोडक्शन भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, इससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को और बढ़ाएंगे और जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है एनवायरमेंट के रिलेटेड उसको हम और हटा पाएंगे। हमारा एनर्जी कंजप्शन इससे और कम हो जाएगा, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कंजर्वेशन बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है ना। अदर एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन क्या क्या है इंडिया के अंदर? हम एक देते हैं इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेट स्कीम। तो भाई कोई भी एंटिटी है अगर वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है अपने जो भी काम के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान, तो उसको हम ये सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई आप फॉरेस्ट भी बचा रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दैट्स इट। तो भाई प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन आपको देता है, मार्केट इंसेंटिव देता है, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। मैं ये सर्टिफिकेशन के नाम है। इस स्कीम के अंदर 2-3 टाइप के सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, एक आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड एक चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। मेनली आप अगर काम जो भी कर रहे हो उसमें आप फॉरेस्ट का बचाव कर रहे हो, एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो, तो आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब मुझे बताइए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, शायद परसों भी बताया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका दूसरा सवाल हुआ। और एंगेजमेंट रखे यार, तो मुझे थोड़ा पढ़ाने में मजा आए कि अच्छा जो मैं पूछ रहा हूँ वो वीडियो बंदा देख रहा है और उसे वो चीज आती है, नहीं आती है वो अलग बात है। नहीं आती तो सर्च करो, सीखो, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगी तब क्या करोगे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यस, आईलो की रिपोर्ट आई है, रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया पैसिफिक। आईलो, इंडियन लेबर सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भाई रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 24 to 26। ओके, क्या ये काम बात क्या कर रही है? तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड जस्ट ट्रांजिशन। इन शॉर्ट ना आईलो क्या करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेबर है इंटरनेशनली, सबके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है सबका बस देखभाल करना, दैट्स इट। सबके ऊपर एक वॉच रखना। ये रिपोर्ट के अंदर वो एशिया पैसिफिक की बात कर रहा है। क्या क्या की फाइंडिंग्स निकले हैं? पहले हम इंडिया स्पेसिफिक देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई 48.8% जितनी पॉपुलेशन, आप अराउंड 50% बता सकते हो एग्जाम में, इज कवर्ड एटलीस्ट अंडर वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट। एक्सीलेंट। फिर इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 5.1% जितना हिस्सा सिर्फ सोशल प्रोटेक्शन के अंदर जाता है। अभी सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है भाई? तो रहना, सोना, खाना, पीना, उठना बैठना, इट इज ऑल पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। की एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, सब कुछ जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो सोशल प्रोटेक्शन के अंदर आता है। ओके, अभी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं पूरे ऊपर की। तो वही 53.6% ऑफ पॉपुलेशन जो है इस रीजन की, एशिया पैसिफिक की, वो एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम का बेनिफिट का पार्ट है। और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस के सामने स्कीम है इंडिया की जैसे स्कीम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर क्या होता है भाई कि आपको पूरे साल में कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, किसको दिया जाएगा? तो रूरल है ना, तो रूरल हाउस होल्ड को दिया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ यहाँ पे यार लिखा ही हुआ है, मैं खामखा याद करके बोल रहा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 100 डेज का काम दिया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है भाई हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन के सामने? इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल मतलब क्या है कि समझ लीजिए जो टेढ़े मेढ़े काम में लगे हुए ना, जो कोई रजिस्टर्ड काम नहीं है, वो इनफॉर्मल काम होता है। कि समझ लीजिए कोई दिहाड़ी मजदूर है,
आज काम मिला कल नहीं मिला, ये इनफॉर्मल काम है। फिर रैपिड डेमोग्राफिक एजिंग हो रही है, सब जो है वो बुढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, फाइनेंशियल गैप बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, फ्लड डिजास्टर बहुत कुछ होता जा रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या क्या बोली है, तो हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए हमारे सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को, इनहेंस करना चाहिए हमारे क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन को। फिर सोशल प्रोटेक्शन कवरेज लेके आइए और ज्यादा बड़े वाइडर स्केल पे सारे वर्कर जिसके अंदर आ जाए, रिफॉर्म कीजिए फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज और क्रिएट फिजिकल स्पेड कीजिए सोशल प्रोटेक्शन के लिए, यूटिलाइज कीजिए अपनी टेक्नोलॉजीज को ताकि आपकी और एफिशिएंट डिलीवरी हो पाए जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। यहाँ पे आप ले सकते हो पीडीएस का एग्जांपल, अभी ये हमने कनेक्ट कर दिया ना कि भाई आधार कार्ड लेके आना, अपना स्कैनर लेके आना, इवन हमने वो डाल दिया है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी, मैंने ये कवर किया था कि आपका फेस स्कैन किया जाएगा जब आप पीडीएस पे सामान लेने जाओगे और फिर ही सामान दिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है चीटिंग हो जाती है कि आपका कार्ड लिया गया, अभी कार्ड किसी और के पास है, उसने सामान ले लिया, बहुत चीटिंग हो जाती है। ओके क्या क्या इनिशिएटिव ले लिए हैं इंडिया ने, सबसे पहले मनरेगा 2500 डेज का वर्क देंगे आपको पूरे साल, मिनिमम गारंटीड वर्क होता है। ठीक है, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे काम देंगे वो। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं 3 रुपए में 2 रुपए में कि भाई लेके जाइए। ओके और ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, तो 2/3 ऑफ कंट्रीज के जितनी भी पॉपुलेशन है उनको अराउंड ना 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ पीपल इसका पार्ट है। फिर भाई नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दिए जाते हैं कि भाई एडर जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रोग्राम है, जो विडो है उनके लिए कोई प्रोग्राम है। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जय, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि 5 लाख का हम कवर प्रोवाइड करते हैं। अ, अगर कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो तो आपको मिलता है ये कवर, इंश्योरेंस स्कीम है। आयुष्मान भारत योजना इसी का पार्ट है, ठीक है ना, आयुष्मान भारत योजना मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत सारे ऑपरेशन हो जाते हैं और बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में ही हो जाता है। क्या मिलता है आपको, वो भाई पर फैमिली आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, कर लो यूज अगर आपको कोई बीमारी होती है तो। ओके दैट्स इट फॉर दिस, ऊपर देखते हैं, ये भी देख लिया हमने तो बाकी क्या है यार भाई। फिर न्यूज है हमारी बड़ी न्यूज, ठीक है, छोटी कुछ कुछ है। मॉस्पी ने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स 2024, इसको आप यूज कर सकते हो, अपने नोट्स में डालना हो तो डाल लीजिए। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम यूज करना हो उसका, कोई एक डेटा आपको याद रखना हो जो आपको पसंद आ जाए कि आपको लगे कि हाँ मैं यूज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो उसका डाल लो। ओके अभी एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक डालने के वक्त इन्होंने दो रीत अपनाई है, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर देखो दो चीज होती है, ये सी एक है सी एफ और ये ई ए। सी एफ के अंदर क्या होता है कि हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज को देखते हैं और एसेट्स को देखते हैं कि ये इकोनॉमी में क्या फायदा दे रहे हैं, जैसे कि सोइल टिम्बर वाटर इंडिविजुअली, ठीक है। और ये इकोसिस्टम अकाउंटिंग ई ए जो है, इसमें हम क्या करते हैं पूरी की पूरी इकोसिस्टम को देखते हैं कि फॉरेस्ट को पूरा का पूरा देख लो कि भाई फिर फॉरेस्ट के अंदर पेड़ भी आ गए, पानी भी आ गया, कोई सॉइल हो वो भी आ गई, रिवर तो पूरी की पूरी रिवर इकोसिस्टम को देखो, फिर अगेन उधर के अंदर जो पेड़ मिनरल कुछ भी है सब आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को देखना तो ई ए मेथड, एनवायरमेंट सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग यूजिंग इकोसिस्टम अकाउंटिंग, और ये वाला है जो वो है सेंट्रल फ्रेमवर्क सेम। तो भाई इन दोनों का यूज करते हुए हमने ये जो डेटा बनाया है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक वो निकाला है। ओके भाई पब्लिकेशन में क्या क्या निकाला है, तो एनर्जी अकाउंट्स निकाले हैं, ओशन अकाउंट्स, शोल न्यूट्रिएंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या क्या हाइलाइट्स है, तो भाई इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, तो जब हम यो अभी एनर्जी यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस, उससे बदलकर हम ईवी की ओर जाएं, हम इथेनॉल की ओर जाएं, इसको एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं, इसमें हम इमर्ज हो रहे हैं एज अ फर्स्ट। फिर भाई इंडिया के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो एनवायरनमेंट में हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनका नंबर्स बढ़ गया है, 72% नंबर बढ़ा है, और एरिया कितना बढ़ा है, तो 16% जितना एरिया बढ़ गया है 2000 टू 2023 के अकॉर्डिंग। फिर मैंग्रोव जो हमारे वो भी 8% के आसपास बढ़े हैं 2013 से 21 के लेकर। सिग्निफिकेंस क्या है एनवायरमेंट स्टेटस, इसको आप याद रख सकते हो, ये आपको और जगह पे काम आएगा। और ऊपर से क्या है, गवर्नमेंट डेटा है, हमेशा अगर डेटा आप याद रखो तो वो गवर्नमेंट का ही डेटा याद रखो, ऐसे ही कोई फालतू रिपोर्ट का डेटा हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर भी सिग्निफिकेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक के,
तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज क्या कैसे है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, वो सब हमें पता चलता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता चलता है, कैसे बैलेंस ग्रोथ में हम रहे, हमें मेजर कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम और एनवायरमेंट। सिर्फ जीडीपी को ही नहीं पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि हमें पता चला ना कि भाई हमारे मैंग्रोव बढ़ गए। अगर मैंग्रोव बढ़ गया उसका मतलब क्या है कि मैंग्रोव हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड से। अगर मैंग्रोव ज्यादा होंगे तो फ्लड हमारी कम आएगी, और फ्लड कम आएगी तो हमारे देश का नुकसान कम होगा। तो सिर्फ जीडीपी मत देखो, आप पूरे के पूरे वाइडर पर्सपेक्टिव लो और देखो कि हाँ भाई ये हो रहा है तो इसका भी ये फायदा है, ये भी हमें प्रॉस्पेरिटी ही देगा। वो सबको देखना है, ठीक है। अभी भाई सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये एनवायरमेंट को और इकोनॉमिक्स को जोड़ता है कि भाई एनवायरमेंट में अगर एग्जांपल ले लीजिए मैंग्रोव का ही, कि मैंग्रोव आ गए तो कैसे फायदा हो गया हमारे इकोनॉमिक्स में ही, ये वैसे ही कंपाइल करता है सबके डेटा को, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स के। दैट्स इट, दोनों साइड भी हमने देख ली कि भाई सीएफ सेंट्रल फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम अकाउंटिंग दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। ये इंडिविजुअल देखता है और ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को देखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल अकाउंट्स इन इंडिया क्या है भाई, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी सब देखता है, एनएसओ। पहली बार हमने अपना एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक कब निकाला था, 2018 में निकाला था, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ पार्था दासगुप्ता कमेटी। साथ ही साथ हमने एनकेयूज में भी पार्टिसिपेट किया था, एनकेयूज नेशनल कैपिटल फॉर अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, सेम ही हुआ ना, इकोसिस्टम सर्विस की वैल्यूएशन करनी और अकाउंट्स करना है नेचुरल कैपिटल का। ओके, ये किसके द्वारा एनकेयू साला था, लॉन्च हुआ था 2017 में, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फिर सेक्रेटरीट ऑफ सीबीडी, सीबीडी मतलब भाई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, इन सब ने बना के एनकेयूस निकाला था। अभी के लिए क्या है, एनकेयूस याद रखना काम का है नहीं, काम का है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। बट हाँ, अगर रह जाता है तो रख लीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सारी बड़ी न्यूज अभी कवर हो चुकी है, अभी शॉर्ट न्यूज में आते हैं जो दो चार बाकी है। सबसे पहले भाई यूयू का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसमें क्या है भाई, तो यूरोपियन यूनियन में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट भेजना है और वो प्रोडक्ट अगर डिफॉरेस्टेशन करके आया हुआ, मतलब आपने पेड़ काट के वो लिया है, तो आपका प्रोडक्ट उधर नहीं चलेगा। दैट्स इट, उसके ऊपर बैन है, बैरियर है। वही लेके आए कि डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, कि आपका प्रोडक्ट डिफॉरेस्टेशन करके ना आया हुआ हो, दैट्स इट। तो ईयू मार्केट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। हालांकि दूसरी जो कंट्रीज है उनको ये बहुत ही इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, देखो जो हमारी जो फैम चल रही थी ना, उसका ये सक्सेसर है, बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको हम देखेंगे। ई ड्राइव क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव की बात कर रहा है कि ईवी को हम और बढ़ाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेशन व्हीकल इनहेंसमेंट। ओके, क्या क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो भाई टेस्टिंग एजेंसी जो भी है हमारी ईवी की, उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे। फिर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को और बढ़ाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस बसेस और ट्रक को लेके आएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लेके आएंगे, और सब्सिडीज भी लेके आएंगे, 3 व्हीलर 2 व्हीलर सबके लिए। ओके, दैट्स इट, नॉर्मल बातें थी। और हाँ भाई, लॉन्च किसने किया है ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये हाईलाइट ठीक से कर देता हूँ, रुकिए। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी, अरे यार, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है जन योजना अभियान। तो भाई जो ग्राम सभा होती है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम सभा क्या होता है, तो जो कोई भी विलेज है उसके जितने भी मेंबर है उन सबको हम बोलते हैं ग्राम सभा, जो जो भी वोटिंग के काबिल हो उनको, ठीक है। तो उन सबको मिलाकर बनती है ग्राम सभा। तो उन्हीं लोगों की अवेयरनेस के लिए कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, उनको पता चले कि भाई हमें भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, इसके अंदर वोट में आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब अवेयरनेस है, उनके लिए हमने बनाया है जन योजना अभियान, इंग्लिश में पीपल्स प्लान कैंपेन। दैट्स इट, कि पीपल भी बताए कि कैसे काम करना है। किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। थीम क्या है, तो सबकी योजना सबका विकास। ओके, प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, की ग्राम पंचायत कैसे काम करेगी आप ही बता दीजिए भाई। चलो, अभी आप इसको यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो कोई भी डेमोक्रेसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको, या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर सेंट्रलाइजेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आता है, जीएस 2 में कोई भी क्वेश्चन आता है, वहां पे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको यूज कर ही पाओगे। याद रख लीजिए, जन योजना अभियान डेमोक्रेसी को ये स्ट्रांग करता है। फिर हमने क्या बाकी था भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर टू 8 आसाम प्रोडक्ट्स।
देखो जीआई टैग, जीआई टैग, जीआई टैग क्या होता है कि कोई भी जगह की पर्टिकुलर कोई चीज बहुत फेमस है और अच्छी है, तो वो अलग से आइडेंटिफाई कर पाए उसके लिए हम उसको जीआई टैग दे देते हैं। किसके थ्रू दिया जाता है? तो जीआई एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1990 1999 के अंदर दिया जाता है। और एक बार अगर दिया है, वो कितने साल तक चलेगा? तो 10 साल तक ये चलेगा। जैसे हमने पीछे क्या देखा था, को इको मार्क दे रहे थे, इको मार्क कितने साल तक चल रहा था? तो 3 साल तक चल रहा था। और ये कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक चलेगा। ओके, अभी अभी असम के 8 प्रोडक्ट को ये जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि भाई 3 तो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जोग्रान, बोडुगोगिशी, माइब्रा, जोबिडवी, छोड़िए मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, ठीक है ना। फिर एक फिश है, एक पाउडर है, फिर एक गुआगोफी है, और इसको बैसागु फेस्टिवल के दौरान यूज किया जाता है। फिर एक फूड प्रिपेयर्ड जूट लीव से जो बनता है वो है, एक शॉल है, स्कार्फ है, एसेट्रा। देखो इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चन बनेगा तो एक बनेगा, और वो भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही ना आए। अगर बनता है तो उसको स्किप करना है, क्योंकि वो सबको नहीं आएगा। बट ठीक है, देख लीजिए, रह जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक बता देता हूँ, देखिए इन सब में बोडो है, ठीक है ना। ये सब में बोडो 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 हुआ है। बोडो क्या है? तो असम की जो रीजन है उसका ही नाम है बोडोलैंड। बोडो की बात करते हैं, बोडो एरिया है। तो आप पता कर सकते हो कि अच्छा बोडो है ना, तो ये असम का है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको भले ही याद नहीं है, बोडो याद है तो हो गया काम आपका आधा खत्म। ओके, फिर आखिरी न्यूज है हमारी, लाल बहादुर शास्त्री। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1964 टू 66। और ये हर एक वॉर में लड़े थे ब्रिटिशर्स के सामने। सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको जेल भी हुई थी 7 साल की। फिर इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी 1965 में, तब ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर इन्हीं के ही दौरान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना था, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था। ओके, दैट्स इट। और हाँ, इनके ऊपर ना, इनकी डेथ थोड़ा अभी भी कंट्रोवर्शियल बोली जाती है। आप ऐसा हो ना तो ताशकंद मूवी देख सकते हैं, ताशकंद फाइल्स देख लीजिए। थोड़ी सी वो भी मूवी कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी देख लीजिए, हिस्टोरिकल मूवी सारी देखनी ही चाहिए, ठीक है। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रह गए। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, तो आपको पता चले कि आपको कितने आते हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि अटेम्प्ट भाई 2-3 लोग ही करते हैं। कीजिए ना, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना इंप्रूव हुए हो, आपको कितना चीज याद रही है, रिटेंशन आपका कितना अच्छा था। और ये मेंस का क्वेश्चन भी लिखिए, मुझे डेफिनेटली जब टाइम होगा सैटरडे संडे को, तब मैं सारे इवोलेट कर दूंगा एक बार में। आप कहाँ भेज सकते हो? तो टेलीग्राम के चैट ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।